Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 7 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को, और इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो यूनिट का नेम है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो ये वो कम्युनिकेशन है जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट या अटेंडेंट के दरमियान हो, और इसका मेन मकसद पेशेंट की केयर हो, उसके हेल्थ में बेहतरी हो। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डिफिनीशन, उसकी एक्सप्लेनेशन इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन की है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन तो हमें पता चल गया कि किसे कहते हैं। अब इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ हो उसके बिहाइंड आपका गोल या मकसद होना चाहिए कि उसका मकसद क्या होता है। अब हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन अगर पेशेंट के साथ करें तो हमारा मकसद क्या होता है। हमारा मकसद पेशेंट की हेल्थ में बेहतरी लाना, पेशेंट की केयर करना, उसके फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसके हेल्थ को प्रमोट करना, यही हमारा गोल होता है। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। इसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, पेशेंट सेंटर्ड। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मेन मकसद पेशेंट की केयर होता है, वो पेशेंट सेंटर्ड होता है। उसमें आप मरीज को देखते हो, उसकी बेहतरी देखते हो, उसकी अवेलेबिलिटी देखते हो, इसमें आप कभी भी अपना नहीं सोचते। इसके बाद आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एम्पैथेटिक होनी चाहिए। एम्पैथी किसे कहते हैं। एम्पैथी जब आप किसी भी मरीज की जगह पे खुद को सोचकर आप उसकी केयर करते हो, इसको एम्पैथी कहते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन में एम्पैथी होनी चाहिए। आप पेशेंट या उसके अटेंडेंट को रिस्पेक्ट दोगे, आप पेशेंट या उसके अटेंडेंट को क्या करोगे, उसके तकलीफ को दूर करोगे, उसको खुद या अपनी किसी फैमिली मेंबर को उसकी जगह पे रख के आपने उसके साथ रहम करना है, आपने उसकी हेल्प करनी है। इसके बाद रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो भी मरीज़ आता है तो वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, तो आपने उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, ना कि आपने उसको मजबूर समझ के उसके साथ कोई ज़्यादती करनी है या गुस्सा करना है। नहीं, आपने उसका रिस्पेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल, आप क्या कर लें कि जब भी आप किसी भी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट होते हैं आपने प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट करना है। इथिक्स के प्रिंसिपल का ख्याल रखना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने क्या करनी होगी, इज्जत करनी होगी। तो आपने प्रोफेशनल तरीके से, ये नहीं कि जाहिलों की तरह आप उससे लड़ना शुरू कर दें, आप उसको गालियाँ देना शुरू कर दें, आप ऊंची आवाज़ में उनके साथ बात कर रहे हो, आप उस पे बिला वजह हंस रहे हो, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज़ के, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। क्लियर एंड सिंपल, जो आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, उसमें अगर आप कोई भी बात अगर मरीज को समझा रहे हो तो वो बात क्लियर होनी चाहिए और सिंपल अंदाज में आपने वो क्या करनी, बात करनी है, इस तरह की लैंग्वेज के जिसको मरीज समझे। इसके बाद कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ये एक इथिक्स का प्रिंसिपल है कि इसमें आप मरीज के हिडन इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप उसकी मर्जी के खिलाफ डिस्क्लोज नहीं करते, किसी को बताते नहीं।
तो इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। तो हमें मरीज से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ उस मरीज या उसके जो क्लोज अटेंडेंट, इसके अलावा किसी और के साथ डिस्कस नहीं करनी। क्यों? अगर आप मरीज की बात किसी और के सामने बोलते हो, हंसते हो उस पे, तो वो मरीज आप पर ट्रस्ट नहीं करता और आप वो कम्युनिकेशन जो आपकी है वो थेराप्यूटिक किसी भी सूरत नहीं हो सकती। इसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग। जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक हो तो इसकी एक ये ज़मानत होगी कि वो पेशेंट या अटेंडेंट आप पर ट्रस्ट करेगा। वो ये समझेगा कि जो हम अपनी बीमारी इसको बता रहे हैं तो ये वाकई उसका हमें रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप पर फिर ट्रस्ट करता है। नॉन जजमेंटल, कभी भी जजमेंट खुद से नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपके पास आया और आपको कह रहा है कि मुझे पेट में तकलीफ है, अभी आपने खुद से जजमेंट लगा दी कि ये वैसे नखरे कर रहा है, इसको पेट में दर्द नहीं है, सही है, तो ये आपकी फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमेशा नॉन जजमेंटल होती है, इसमें आप खुद से कोई भी फैसला या जजमेंट नहीं करते, सही है। कल्चरली सेंसिटिव, आपकी जो कम्युनिकेशन वो कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए। आपने देखना है कि जो पेशेंट आपके पास आया है वो किस रिलीजन और किस कल्चर का है। अगर आपको उसके कल्चर के बारे में नहीं पता तो आप उसको 100% केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स या ऐसी बातें आप उनके सामने कर सकते हो जो उसके रिलीजियस बिलीफ को क्या कर लेते हैं कि उसके स्पिरिचुअल को डैमेज या नुकसान दे सकते हैं या हर्ट कर सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे, ये 2 स्लाइड्स थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के, और आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये वर्ड्स बाय वर्ड्स आप लोगों ने याद रखना है कि जितने 10 करेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सप्लेन किए। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को, तो हमारा डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके का ताल्लुक होता है। नर्सिंग में क्या है, रिलेशनशिप आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पर्पस, बाउंड्रीज एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। हम क्या करते हैं कि नर्सिंग में अगर हम कहते हैं कि रिलेशनशिप को एक्सप्लेन क्लासिफाई किया जाए तो ये क्लासिफाई होता है बेस्ड ऑन पर्पस, कि आपने किस पर्पस के लिए रिलेशनशिप बनाया है। मिसाल के तौर पे मरीज आता है ना, तो ये पर्पस बेस, क्या कि उसका मकसद उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट है, तो वो इसलिए आपके पास आ रहा है। बाउंड्रीज, आप कहाँ तक उस रिलेशन में जा सकते हैं, बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। इसके अलावा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, आप इमोशनली उस रिलेशन में कितना इन्वॉल्व हैं। क्या मतलब, देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग होता है, फ्रेंड्स का अलग होता है, ब्रदर सिस्टर का अलग होता है, तो ये क्या है, इन सब में ये चीज़ें आती है ना, इन सब में अपना हर रिलेशनशिप की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपने हद होते हैं, वो हद आपने पार नहीं करनी होती, और हर रिलेशन के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप रिलेशन की एक टाइप है। इसमें क्या कि ये हम फ्रेंडशिप, प्लेजर या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ। नो स्पेसिफिक प्रोफेशनल गोल, इसमें आपके प्रोफेशनल गोल्स नहीं होते, सही है। प्रोफेशनल गोल्स क्या है कि वो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट करेगा, वो आपके लिए जो है ना जॉब में हेल्प देगा, नो। प्रोफेशनल इसमें कोई भी गोल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर, एक नर्स, एक टीचर आपस में फ्रेंड्स होते। अब डॉक्टर का काम तो नर्स नहीं करती, नर्स का काम तो टीचर नहीं करता, डॉक्टर तो नर्स का काम नहीं करता, लेकिन इनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है और शाम को नमाज के बाद ये आपस में मिलते हैं, तो इसको सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें हाई होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसको मैंने क्या काम का कहा था उसने काम नहीं किया। तो जो सोशल रिलेशनशिप है इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट
होती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि आप किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातचीत अगर आप करते हो या किसी कज़न के साथ आपने फ्रेंडशिप बनाई है तो आपका कज़न भी है लेकिन एज अ फ्रेंड आप रेगुलरली उसके साथ बातचीत भी करते हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। और एमसीक्यूज याद रख लें कि ये कोई प्रोफेशनल गोल्स इसमें स्पेसिफिक नहीं होते। सेकंड जो हमारे पास रिलेशनशिप की टाइप है वो है इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप किसे कहते हैं? इंटीमेट जब नाम आएगा तो इसका मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें हाई होती है, इसमें लव इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह के रिलेशन को इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं। ये मोस्टली क्या है? मोस्टली हस्बैंड वाइफ का होता है। ये क्लोज इमोशनल कनेक्शन इसमें होती हैं, इसमें लव, अफेक्शन एंड पर्सनल शेयरिंग इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउस और क्लोज फैमिली मेंबर। अभी ब्रदर सिस्टर के दरमियान क्या होता है? लव होती है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। अगर आपके भाई को कोई कुछ कहता है तो आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हो। हमेशा आपकी मोहब्बत अपनी भाई या बहन की तरफ होती है और आप उसका ख्याल रखते हो, उसकी केयर करते हो और उसको काफ़ी तवज्जो देते हो। इस तरह हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप में जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है थेराप्यूटिक या प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप जिस तरह हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट या अटेंडेंट के दरमियान होता है और इसका मकसद पेशेंट की केयर या उसके हेल्थ में प्रमोट या इम्प्रूवमेंट लाना होता है। तो ये क्या है? ये पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड है, फोकस ऑन पेशेंट हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। ये क्या है? गोल ओरिएंटेड, पर्पसफुल, और इसमें हम प्रोफेशनल बाउंड्रीज का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। क्या मतलब? हम इसमें इथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखते हैं, हम पेशेंट के वेलबींग का, उसके जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। और ये क्या? ये नर्स और पेशेंट के दरमियान, नर्स और पेशेंट के अटेंडेंट के दरमियान। और ये किस लिए होगा कि इसमें हम पेशेंट को मेडिकेशन का कहेंगे, उसको प्रिवेंटिव मेजर का कहेंगे, उसको इंटरवेंशंस वगैरह का कहेंगे, उसको परहेज़ के बारे में समझाएंगे, उसको दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है इसको थेराप्यूटिक या प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए नर्सिंग में और इनको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती हैं और उसको प्रोफेशनल रखती हैं और उसको इफेक्टिव बनाती हैं। तो सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है वो है ट्रस्ट। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि पेशेंट आप पर ट्रस्ट करे, वो अपने केयर के बारे में, हेल्थ के बारे में आपको बताए। दूसरा रिस्पेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का कि आपके हर बात में, आपके हर एक एक्शन में पेशेंट की रिस्पेक्ट फर्स्ट हो, कि आप पेशेंट की रिस्पेक्ट करें, उसकी डिग्निटी का, उसके बिलीफ का, उसके प्राइवेसी का। प्रोफेशनल इंटीमेसी, प्रोफेशनल इंटीमेसी होनी चाहिए कि आप खुद को इमोशनली भी पेशेंट के क्लोज करो, कि आप इमोशनली भी ये चीज़ें फील करो कि आपका पेशेंट कब कंफर्टेबल होगा, कब वो तकलीफ़ में होगा, उसको आपने स्ट्रेस से कैसे निकालना है, उसकी तकलीफ़ को कैसे रिलीफ देना है उसको तकलीफ़ में। तो ये प्रोफेशनल इंटीमेसी आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पेशेंट की तकलीफ़ फील ही ना हो, आपको उसका प्रॉब्लम या उसका पेन महसूस ही ना हो। इसके बाद 4th एलिमेंट हमारे पास है एम्पैथी। तो एम्पैथी मैंने आपको बताया कि एम्पैथी ये होती है कि जब आप पेशेंट की जगह पे खुद को या अपनी किसी फैमिली मेंबर को रख के आप उसकी केयर करते हो, ये एम्पैथी में आते हैं। तो यू शुड बी एम्पैथेटिक विद योर पेशेंट। ये भी क्या है? एलिमेंट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का। और 5th एलिमेंट क्या है? पावर, प्रोफेशनल अथॉरिटी, कि नर्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट के लिए उसका हक मांगे,
अपने पेशेंट को वो प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ काउंसल कर सके, अपने पेशेंट को उसके केयर के बारे में बता सके, अपने पेशेंट को मेडिकेशन उसकी नीड के मुताबिक प्रोवाइड कर सके। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल अथॉरिटी, तो ये क्या है, ये नर्स के पास होनी चाहिए। नर्स के पास इतनी नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए कि वो मरीज को सही तरीके के साथ समझा सके। अब अगर मिसाल के तौर पे एक नर्सिंग स्टाफ है, उसके पास नॉलेज नहीं है उसके पेशेंट के डिजीज़ के बारे में, तो उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है कि वो मरीज को कुछ समझाए। क्यों? क्योंकि जो भी उसके साथ बोलेगी या बोलेगा वो गलत बोलेगा, उसको कुछ आता नहीं है, तो वो कैसे उसको सही केयर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 5 एलिमेंट्स थे किस चीज़ के, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के, और वो ये आप लोगों ने अपने जहन में याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन डिफरेंसेस इन नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। अभी जिस तरह हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें नर्स और पेशेंट का एक रिलेशन बन जाता है, एक ट्रस्ट वाला रिलेशन बन जाता है, एक प्रोफेशनल कि जिसके ज़रिए पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास हॉस्पिटल में डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, वो अब डिफरेंट कल्चर के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगी। कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं? लैंग्वेज बैरियर। आप अगर पेशेंट के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे या वो आपके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, तो इसका नुकसान क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की होगी। आप मरीज को कहोगे कि फला दवाई आपने दिन में 2 मरतबा खानी है, अब उसको लैंग्वेज का पता नहीं है, उसने 2 का सुना, अब शायद वो ये समझे कि ये 2 गोलियां खानी है, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि नहीं, गोली 1 खानी है लेकिन दिन में 2 मरतबा। तो ये लैंग्वेज बैरियर एक क्या है, एक आपके लिए इम्पैक्ट है या एक इशू है जो क्या करता है, जो मल्टी कल्चर जो पेशेंट होते हैं या मल्टी कल्चर कम्युनिकेशन उसको इफेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है बिलीफ अबाउट इलनेस। तो हर पेशेंट के अपने इलनेस के बारे में अपने बिलीफ होते हैं, तो हमने उनसे बिलीफ का पूछना है और फिर हमने क्या करना है, उसी के मुताबिक सूटेबल केयर प्रोवाइड करनी है। अब मिसाल के तौर पे एक डिफरेंट कल्चर का बंदा आया हुआ है और उसका अपने डिजीज के बारे में बिलीफ कुछ चेंज है, तो क्या हम उसको इक्वल केयर तो नहीं देंगे, बल्कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने माइंड में अपने डिजीज़ के बारे में क्या रखता है या अपने डिजीज़ को क्या कंसिडर करता है। फिर क्या करेगा, फिर वो इसी के मुताबिक उसके बिलीफ और स्पिरिचुअल को थोड़ा बहुत जो है ना चेंज करके पेशेंट को इस चीज़ पे कन्विंस करेगा कि वो अपना केयर खुद रखे। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है हेल्थ प्रैक्टिस। हेल्थ प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है कि आपका जो पेशेंट है वो कौन कौन से हेल्थ प्रैक्टिसेस ले रहा है, वहाँ पे कौन कौन से किस टाइप के हॉस्पिटल हैं और वो उन हॉस्पिटल में किस टाइप की ट्रीटमेंट ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो कोई घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करता है। अगर घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैं, ट्रेडिशनल रेमेडीज़ कहते हैं घरेलू टोटके, घर में कोई जो है ना जड़ी बूटियों से दवाई बना के आप पी लेते हो, इस तरह कुछ, तो इसको ट्रेडिशनल रेमेडीज़, तो इसका आपने देखना है कि वो हेल्थ प्रैक्टिसेस कौन कौन से यूज़ कर रहा है। फोर्थ वन हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट कल्चर के अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, आई कांटेक्ट उनका होता है या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह, तो हमने इन चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ तो कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो पर्दा या नकाब करती हैं, सही है, तो हम फिर उनकी उसी के हिसाब से केयर करते हैं। कुछ फीमेल ऐसी होती जो ओपन फेस आपके पास आ जाती हैं और आपसे कोई हेल्प का कहती है, मतलब मेडिसिन देने हो, इंजेक्शंस वगैरह लगाना हो, तो ये बात ये नहीं कि हम सबको सेम ट्रीट करें, नहीं, जो जिस कल्चर से आया है हम उसको उस कल्चर के मुताबिक सूटेबल केयर प्रोवाइड करें, तो तब हमारी कम्युनिकेशन भी थेरेप्यूटिक होगी और हमारा केयर भी इफेक्टिव होगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको समझना भी ज़रूरी है
आपको मल्टी कल्चर के लैंग्वेज आने चाहिए, नहीं आते तो आपके पास ट्रांसलेटर होना चाहिए। आपको किसी भी कल्चर के उस इलनेस के बारे में बिलीफ का पता होना चाहिए, उनके हेल्थ प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। अब अगर ये इश्यूज आ रहे हैं, आपको डिफरेंट कल्चर का पता नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या नुकसान होगा? मिसकम्युनिकेशन होगी। आप उसको एक बात बोलोगे, वो दूसरा उसको कंसिडर करेगा, क्यों उसको आपके लैंग्वेज की समझ नहीं आती, आपको उसके लैंग्वेज की समझ नहीं आती। ट्रस्ट रिड्यूस हो जाता है। क्यों? जब हम खुद किसी के साथ बात करें और हमें पता हो कि वो मेरी बात को नहीं समझता, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर कर सकते हैं? नहीं। पुअर पेशेंट आउटकम, लाजमी बात है, जब मरीज को आप उसके कल्चर के मुताबिक केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उसके इलनेस को उसके कल्चर के मुताबिक डील नहीं करते, आप उसके स्पिरिचुअल या बिलीव जो उनके हेल्थ के बारे में है या डिजीज के बारे में है, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, तो पेशेंट आपकी बात नहीं मानेगा। जब पेशेंट आपकी बात नहीं मानता तो जो मेडिसिन या जो काम आप कर रहे हो उसके हेल्थ की बेहतरी के लिए, उससे उसकी हेल्थ बेहतर नहीं होगी और पेशेंट के आउटकम पुअर होंगे, सही नहीं होंगे। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, नर्सिंग इंटरवेंशन आप जितने भी करोगे वो तब इफेक्टिव होंगे जब आप पेशेंट को कल्चर सेंसिटिव केयर प्रोवाइड करो। यूज इंटरप्रेटर्स, क्या करना होता है? आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई ऐसा बंदा हायर करना होगा जो वो उस मरीज के कल्चर को या उसके लैंग्वेज जो है लैंग्वेज का माहिर हो, तो इसमें आप ट्रांसलेटर रखते हो। कल्चर सेंसिटिविटी आपने शो करनी है। पेशेंट को आप रिस्पेक्ट दोगे उसके बिलीफ का, समझ गए कि उसके जो बिलीफ हैं उस डिजीज के बारे में। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे हेडेक है और ये जिन्नात की वजह से है, तो ये बात नहीं कि डायरेक्ट आप उसके साथ लड़ना शुरू करो कि जिन्नात मिन्नात नहीं होते, नहीं, आप उसका कहोगे सही है जिन्नात की वजह से, लेकिन इसी के साथ और मसले भी हो सकते हैं, तो आप क्या करो, जिन्नात के लिए आप दम करते हो, कोई बात नहीं, आप दम वगैरह तावीज़ जितने भी वो करते हो आप क्या करो, लेकिन इसके साथ आपने ये मेडिसिन भी लेनी है। तो वो क्या करता है, पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है कि इसने मेरे जो है बिलीफ की भी क्या की, उसका भी रिस्पेक्ट किया और मुझे इलाज के लिए या मुझे मेडिसिन भी प्रोवाइड किए। सही है। तो ये मल्टी कल्चर या कल्चर सेंसिटिव जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो इश्यूज हमारे पास आते हैं और उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ये दो हमारे पास ये थे। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। यहाँ पे देख ले कि थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। तो जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है वो पेशेंट सेंटर्ड होता है, जबकि हमारे पास नॉन थेराप्यूटिक की वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो पेशेंट सेंटर्ड नहीं हो सकता। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पेशेंट सेंटर्ड होता है, उसमें आपका मकसद पेशेंट की केयर होता है। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है ये क्या करता है, ये फोकस करता है पेशेंट की नीड्स पे, कि पेशेंट की नीड को मालूम करके उसकी नीड्स पूरी कर दी जाए, तो ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मेन फोकस होता है। जबकि नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मेन फोकस क्या होता है, नर्स ओपिनियन, कि नर्स का अपना क्या ओपिनियन है, उसका जहन क्या कहता है या उसका माइंड इस चीज़ के बारे में क्या कह रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का फोकस है। अप्रोच, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम एम्पैथेटिक अप्रोच करते हैं। हम एम्पैथेटिक किसे कहते हैं मैंने बता दिया है पहले, कि आप पेशेंट की जगह पे या खुद को या अपनी फैमिली मेंबर को रख के आप जब उसको केयर प्रोवाइड करते हो तो इसको एम्पैथिक कहते हैं। और जो हमारे पास नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है वो क्या होता है, वो जजमेंटल होता है। उसमें आप खुद से जजमेंट करते हो कि पेशेंट सही है या पेशेंट गलत है, तो आप खुद से जजमेंट करते हो। तो ये क्या है, ये नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है उसका आउटकम क्या होता है, कोई मकसद तो होना चाहिए ना थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का, तो वो ये कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे,
पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड हो, इसलिए आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हो। जबकि नॉन थेराप्यूटिक क्या होता है? नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे पास मसले क्रिएट करता है, मसले बनाता है, क्रिएट बैरियर्स, मसले बनाता है। क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, फिर उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ये थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के दरमियान डिफरेंस है, और इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। रट्टा करना है या याद रखना है, इसको आप एग्जाम्स के लिए लाजमी याद रखें, इससे आपका एमसीक्यूज आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्कस गोल्स एंड बेनिफिट ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, पेशेंट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक हो, रिस्पेक्टफुल हो। पेशेंट अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, पेशेंट की इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, पेशेंट आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को मानेगा, प्रिवेंटिव मेजर पे जो है वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, तो वो एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपनी केयर खुद कर सकेगा। पेशेंट डिसीजन मेकिंग इजीली कर सकता है। तो ये क्या है? ये गोल है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के, मकसद है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का किसी पेशेंट के लिए। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस होगी, सही है, कम होगी। पेशेंट की रिकवरी, उसका इलाज तेज़ी के साथ होगा। पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, जितने भी एरर या गलतियां हैं वो कम होंगी। मरीज़ को दवाई का पता है सही से, पेशेंट ने मरीज़ को सही से बताया है, तो ये एरर्स क्या होंगी? कम होंगे। और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपके पास स्ट्रेंथन होगा, और जब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपके पास स्ट्रांग हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट आपकी बात को मानता है और जो इंस्ट्रक्शन देता हो वो उसको सही से फॉलो करता है, जिसकी वजह से मरीज कम टाइम में जल्दी ठीक हो जाता है। अंडरस्टैंड यूज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस इन क्लिनिकल सेटिंग। अब कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। अब उसके कुछ स्किल्स होने चाहिए और वो स्किल्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स, आपने मरीज की बात को सही तरीके के साथ गौर से सुनना है। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आप में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप पेशेंट के हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व कर सको कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, किस अंदाज में कह रहा है। तो इसमें मोस्टली नॉन वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस आते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स में। इसके बाद वर्बल स्किल्स होने चाहिए। अब वर्बल क्या है, तो ये इस सब्जेक्ट के 6 यूनिट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। उसमें वर्बल स्किल्स क्या है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ करो सिंपल यूज़ करो, आप जो अल्फाज इस्तेमाल करो सही से इस्तेमाल करो, आप जो बात करो तो पेशेंट को सही तरीके के साथ करो कि वो आपकी पूरी बात सुने। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी होने चाहिए कि आप जो मेडिसिन लगाते हो उसको प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट करोगे तो फिर पेशेंट को भी पता चलेगा, डॉक्टर को भी पता चलेगा और आपके सीनियर्स या आपके बाकी कोलीग्स को भी पता चलेगा कि आपने कौन सी मेडिसिन दी, किस टाइम दी, कितने मिकदार में दी। सही है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट की रिस्पेक्ट करो, एम्पैथी के साथ पेश आओ, पेशेंस, आप जो है पेशेंट के लिए सब्र करो। ये नहीं कि पेशेंट आपको गुस्से में कोई बात कह रहे हैं आप उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो, नहीं, आपने सब्र रखना है। पेशेंट तकलीफ़ में है, पेशेंट इरिटेबल है, पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, लिहाजा आपने उसका ख्याल रखना है। इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये क्या है, ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस किसे कहते हैं? असर्टिवनेस एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि जिसमें आप सामने वाले के हक का बात भी करते हो, उसके राइट्स की बात करते हो और आप अपनी राइट्स को भी देखते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपए हैं, इसमें आप 50 रुपए किसी को दे रहे हैं तो 50 आप अपने पास भी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही 50 रुपीज़ आपके भी इस्तेमाल होंगी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असर्टिवनेस, कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें इस अंदाज में कि हमारे उसके राइट्स का भी ख्याल रखा जाए और अपने राइट्स का भी आप ख्याल रखो, तो इसको असर्टिवनेस कहते हैं। असर्टिवनेस क्या है?
एक्सप्रेसिंग क्लियरली विदाउट बीइंग एग्रेसिव, कि आप कोई भी बात सही तरीके के साथ उसके साथ करो और एग्रेशन आप ना करो, गुस्सा ना करो। क्यों? जब गुस्सा करोगे तो आप बदतमीजी पे आओगे। जब बदतमीजी आप किसी के साथ करोगे, किसी को डांटोगे, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट आप वायलेट कर रहे हो, जो उसका राइट है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो आपकी इस कम्युनिकेशन असर्टिव होनी चाहिए। आपने पेशेंट के रिस्पेक्ट, उसके ट्रस्ट, उसका जो है राइट, सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है कि नर्स ऑब्जर्व पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन टू असेस पेन लेवल। जिस तरह हम फेशियल एक्सप्रेशन देख के पेशेंट के पेन लेवल को क्या कर लेते हैं, मालूम करते हैं। अब ये बात नहीं कि मरीज अब उसको पेन है और हम उनको डांट रहे हैं कि खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होता, तो छोटा सा इंजेक्शन है, आप इतने बड़े और डर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी जो लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है वो क्या है कि जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन करनी है। अगर पेशेंट आपके पास आता है या आपके पेशेंट के पास जाते हो, नया मरीज है, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन करोगे कि उसको पता तो हो ना कि आप नर्सिंग स्टाफ हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, आप क्या हो। दूसरा, पेशेंट की आइडेंटिटी आपने वेरीफाई करनी है कि आपको पता हो कि मैं किस मरीज के पास जा रहा हूं, उसको मैंने किस टाइप की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। अब सर्जिकल पेशेंट है और आप उसको मेडिकल केयर तो नहीं दोगे, सर्जिकल केयर दोगे, उसके वूंड वगैरह का आपने ख्याल रखना है, सही है। उसके बाद आप पेशेंट को ओरिएंटेशन दिया करें। जब भी आपके पास वार्ड में कोई न्यू पेशेंट आता है तो आप उसको वार्ड के बारे में समझाया करें कि इसमें खाने का ये टाइम होता है, आप वॉशरूम वहाँ पे यूज़ करोगे, ये नया पे नर्सिंग काउंटर है, आपका जो भी काम होगा आप इस काम के लिए इस पर्सन के पास जाओगे, तो आप उसको एक तरह से ओरिएंटेशन दो ताकि वो वार्ड में कंफ्यूज ना हो, स्ट्रेस में ना हो, ताकि वो अपनी नीड अच्छे तरीके के साथ पूरी कर सके। इसके बाद एसेस नीड, आपने पेशेंट की नीड को एसेस करना है कि क्या उसको खाना खाने में नीड की ज़रूरत है, या वो खुद से खाना खा सकता है, बस उसके लिए मंगवाना पड़ेगा, या आपका पेशेंट पोजीशन चेंज कर सकते हैं या नहीं, उसकी पोजीशन में आप उसके हेल्प करोगे। तो आपने क्या करना है, पेशेंट की नीड्स को एसेस करना होगा लाजमी। फिफ्थ वन क्या है, एनश्योर प्राइवेसी एंड कंफर्ट, आपने पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे अगर आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो या उसकी कोई असेसमेंट कर रहे हो तो आपने पेशेंट के इर्द गिर्द कर्टन को कवर करना होता है और उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। और जब आप प्राइवेसी का ख्याल रखोगे ना तो फिर क्या होगा, पेशेंट कंफर्ट फील करेगा। तो ये 5 पॉइंट्स ज़रूरी हैं कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है या कोई भी न्यू पेशेंट है तो आपने ये 5 पॉइंट्स लाजमी फॉलो करने हैं और इसी तरीके से पेशेंट का आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा और ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, सही है। अभी हमारे पास थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, ये कैसे एस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले ओरिएंटेशन फेज होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि नर्स पेशेंट के पास आता है कि मैं फला डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया है, मेरा बेड कौन सा है, अभी मेरे लिए मेडिसिन मंगवाए। तो ये ओरिएंटेशन फेज होता है जिसमें पेशेंट नर्स के साथ मिलता है और उसके नीड्स और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होते हैं कि उसको क्या मसला है, उसके क्या डायग्नोस है। दूसरा वर्किंग फेज, वर्किंग फेज में क्या कि एक नर्स पेशेंट की केयर करती हैं, उसका ख्याल रखती हैं और पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है, वो उसको ये यकीन दहानी हो जाती है कि ये नर्स क्या कर रहे हैं, मुझे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका मकसद भी मेरी हेल्थ है। और टर्मिनेशन फेज क्या है कि जब मरीज आपके पास 3-4 दिनों तक एडमिट रहा, फिर आप उसको घर भिजवाते हो और कहते हो कि आपने ये काम करना है, आपने डिजीज़ के साथ ये ख्याल रखना है, ये प्रिवेंटिव मेजर करने हैं। तो ये क्या होता है कि ये एंड आफ्टर गोल अचीव्ड, आपका गोल क्या था कि पेशेंट की जो इन्फेक्शन है उसके लिए आईवी मेडिकेशन आप दो, आपने आईवी मेडिकेशन दे दिए, आपका गोल अचीव हो गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेशन फेज में आता है। और तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है उसको इन 3 फेजेस से गुजरना होता है। एक ओरिएंटेशन फेज होता है
जब वार्ड में आपके पास आता है वो वार्ड को चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, फिर वर्किंग फेज़ जब आप उसकी केयर करते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, और एक टर्मिनेशन फेज़ की जब केयर कंप्लीट हो जाती है और आप उसको क्या करते हो, घर भेजते हो, डिस्चार्ज होता है पेशेंट। इन तीनों फेज में आपने अपनी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल रखनी है। जब आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होगी तो पेशेंट नर्स रिलेशनशिप आपके पास सही बनेगा और पेशेंट की केयर अच्छे से होगी। और ये वो स्टेप हैं जिसके ज़रिए आप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, आप रिस्पेक्ट करोगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखोगे। एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है कि आप मरीज़ की बात को सही गौर से सुने, जजमेंट को आप अवॉइड करें, आप कभी भी खुद से कोई फैसला ना करें, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज आप लाजमी मेंटेन रखें। तो ये क्या है, ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपने लाजमी फॉलो करने होंगे। तो ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूनिट का सेकेंड पार्ट था। इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स के ज़रिए आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा। आप जहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना नेम, कॉलेज नेम और इलाके का नाम कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ पे देखी जाती है। ओके, थैंक यू।